हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2021 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस सेट आया है 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए, जिसमें टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। उसमें आज हम लोग सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1, 2 और 3 को कवर कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन तीनों वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को यानी कि घंटे के निशान को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न देखिए। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसे चयनित किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, आपको कोशिश करना है 5 से 7 सेकंड के बीच में आप अपना आंसर चुन लेंगे। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस वर्ष यानी कि 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार से फिलीपींस के मारिया रेसा और रूस के दमित्री मुराटोव को इस वर्ष चयनित किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में 6 अप्रैल को किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराए गए हैं। तो सही आंसर इसका पुदुचेरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पुदुचेरी। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो है 30 सदस्यीय विधानसभा चुनाव अभी संपन्न हुआ है, जहाँ एनडीए गठबंधन बहुमत हासिल कर सरकार बनाने में सफल रही है। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न, महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है। तो देखिए महिला एकल पूछा गया है, तो महिला एकल का जो इसमें खिताब है ये जीता है एम्मा रादुका ने। ये ब्रिटेन की रहने वाली हैं। वहीं अगर हम पुरुष एकल की बात करें तो पुरुष एकल का खिताब जो है डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। डेनियल मेदवेदेव जो हैं ये रसिया के हैं, जिन्होंने नोवाक जोकोविच को पराजित करके यह खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कौन बनी है। देखिए पहली बनी है इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो ये बनी है कौन, तो राइट आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में इस वर्ष जो है 2 नए खेलों को शामिल किया गया। ये नए खेल कौन से हैं, तो बैडमिंटन है और ताइक्वांडो है। वहीं अगर हम बात करें तो इस वर्ष 5 नए देशों ने टोक्यो पैरालंपिक में भाग लिया है, यानी कि शामिल हुए हैं। ये देश हैं भूटान, मालदीव, ग्रेनेडा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ग्रेनेडा। उसके बाद पराग्वे है, उसके बाद सेंट विंसेंट है और ग्रेनाडिनेस है। ठीक है, ग्रेनाडिनेस। ठीक है, तो ये 5 नए देश शामिल हुए हैं इस वर्ष, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र किस राज्य में खोला गया है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नावों के लिए भारत का पहला सीएनजी स्टेशन कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये सीएनजी स्टेशन जो है काशी के खिड़किया घाट पर स्थापित किया जा रहा है। काशी के खिड़किया घाट, तो देखिए वाराणसी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में जज चुने जाने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन है। तो फ्रेंड्स ये बने हैं दीपक काबरा। ठीक है, दीपक काबरा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दीपक काबरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि क्रिकेट की प्रतिष्ठित विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किस टीम ने जीता है। तो फ्रेंड्स ये जीता है किसने, मुंबई ने। मुंबई ने किसको हरा करके यह खिताब जीता है, तो उत्तर प्रदेश को। ये भी आप ध्यान रखेंगे, मुंबई जो है विनर है और उत्तर प्रदेश जो है ये रनर अप है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अमेरिका चांद पर पहला परमाणु रिएक्टर किस वर्ष तक स्थापित करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये स्थापित करेगा कब तक, तो ये करेगा वर्ष 2026 तक। ठीक है, 26 के अंत तक जो है चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि 1 स्कूल 1 आईएएस योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो फ्रेंड्स ये शुरू किया है केरल राज्य ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने किस राज्य में अपना नया भारत विकास केंद्र आईडीसी सुविधा शुरू की है। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले जो है घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो नई पुस्तक आई हुई है 2022 वाली, जिसमें 38वीं बीपीएससी से लेकर के 66वीं बीपीएससी तक के सभी प्रश्न पूछे गए हैं, उनको हमने सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री को अलग में और हिस्ट्री में भी हमने प्राचीन भारत के इतिहास को अलग, मध्यकालीन भारत के इतिहास को अलग
और आधुनिक भारत के इतिहास को अलग वीडियो में कवर किया। उसी प्रकार से हमने विश्व के भूगोल, भारत के भूगोल और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को अलग अलग वीडियो में कवर किया हुआ है। पॉलिटी को हमने अलग वीडियो में कवर किया हुआ है। सभी वीडियोज़ को अलग अलग हमने कवर किया हुआ है सब्जेक्ट वाइज, तो ज़रूर देख लीजिएगा। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने नोएडा उत्तर प्रदेश में अपनी नई भारत विकास केंद्र सुविधा शुरू की है नोएडा में। उसके बाद देखिए एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई है जेफ बेजोस के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा कि 2021 का ईरान का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता, यानी कि ईरान के अब नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो ये बने हैं इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी बने हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व में पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो देखिए पाम ऑयल का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है विश्व में, ये इंडोनेशिया है पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर मलेशिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। उसका देखिएगा अगस्त 2020 में दुनिया के किस क्षेत्र को जंगली पोलियो से मुक्त घोषित किया गया है, तो देखिए ये किया गया है किसको, अफ्रीका महादेश को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अफ्रीका का जो आखिरी देश था नाइजीरिया, इसको पोलियो मुक्त होने के बाद अब पूरा अफ्रीका महाद्वीप जो है जंगली पोलियो से मुक्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन होगा, तो उत्तराधिकारी होंगे कौन, चार्ल्स होंगे, प्रिंस चार्ल्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए दोनों कथन को पढ़िएगा कि लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, सही दिया गया है। लवलीना बोरगोहेन जो है, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने बॉक्सिंग में यानी कि मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता। ये असम की रहने वाली हैं। उसका दूसरा कथन देखिएगा, अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ये भी सही है। अवनी लेखरा जो है, इन्होंने जो है टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी जीता था और कांस्य पदक भी जीता है, और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय पैरा ओलंपिक बन गई है महिला में। ठीक है, तो दोनों कथन सही दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा। इसका पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है, तो दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है, तो ये राज्य कौन सा है, ये राज्य है हरियाणा। अच्छा, हरियाणा के राज्यपाल अभी कुछ दिन पहले नियुक्त किए गए हैं, बंडारू दत्तात्रेय, नाम याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र जलवायु दूत किसे चुना गया है, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु दूत के रूप में जो है ये चुना गया है माइकल ब्लूमबर्ग को। माइकल ब्लूमबर्ग हो जाएगा, ब्लूबर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस बैंक को ई नाम के डिजिटल पेमेंट पार्टनर के रूप में चुना गया है, तो ये चुना गया है किसको, कोटक महिंद्रा बैंक को। कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया की पहली देखिए 2 नैनोमीटर चिप तकनीक का अनावरण किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा, यानी कि IBM के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण आयोजित किया है। अब देखिए यहाँ नाम में ही छिपा हुआ है सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये सिंगापुर और इंडिया का है, तो सिंगापुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि राजस्थान के जोधपुर में मियो का बाड़ा स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तो देखिए ये नाम ध्यान रखेंगे, मियो का बाड़ा का जो नाम है अब बदल करके रख दिया गया है महेश नगर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महेश नगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए मैं 45 मिनट 50 मिनट कंटिन्यू बोलते रहता हूँ, और बिल्कुल हमारे चैनल के माध्यम से सब कुछ निःशुल्क आपको प्रदान किया जा रहा है। आपसे कोई भी चार्ज मैं नहीं मांगता हूँ, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, और सेशन जब समाप्त होगा तो इसे शेयर कर दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा किस भारतीय शांति सेना अधिकारी को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है, उनका नाम जरा आप कमेंट करके बताइएगा। आप लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, करंट अफेयर पढ़ते हैं, इनका नाम बताइएगा। राइट आंसर इनका हो जाएगा युवराज सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा युवराज सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा।
टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभंकर निम्नलिखित में से क्या है? पैरा ओलंपिक पूछा गया है तो ये हो जाएगा सोमाइटी, ठीक है। और टोक्यो ओलंपिक पूछा जाता है तो मिराई तोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत नवाचार सूचकांक 2020 में उत्तरी पूर्वी पहाड़ी राज्यों में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो उत्तरी पूर्वी पहाड़ी राज्य में हिमाचल प्रदेश जो है ये पहले स्थान पर है। वहीं अगर बड़े राज्यों की श्रेणी में पूछा जाता तो पहले स्थान पर कर्नाटक हो जाता, ठीक है। बड़े राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर कर्नाटक हो जाता, और जो पहाड़ी राज्य है यानी कि उत्तरी पूर्वी राज्य, इसमें हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर है, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पुस्तक बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट के लेखक कौन है? तो इसको लिखा है राम माधव, ठीक है। राम माधव जो कि ये बीजेपी के हैं, नेता हैं, प्रसिद्ध नेता हैं बीजेपी के, राम माधव हो जाएगा। देखिए एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? 2020-21 पूछा गया है तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले वाला जो इंडेक्स था उसमें हरियाणा पहले नंबर पर था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है? तो फ्रेंड्स ये गुजरात का केवड़िया है, गुजरात का केवड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि लापता व्यक्ति की पहचान के लिए एक आई फैमिलिया विश्व डेटाबेस किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल ने परिवार के डीएनए के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए आई फैमिलिया नामक एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है। इंटरपोल हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा भारतीय राज्य 3 देश से सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए पश्चिम बंगाल जो है ये 3 देश के साथ करता है, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान। सिक्किम जो है, सिक्किम भी 3 देश के साथ करता है, चाइना, नेपाल और भूटान के साथ। असम जो है, असम भी भूटान, असम जो है ये भूटान और बांग्लादेश यानी कि 2 देश के साथ यह सीमा साझा करता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश जो है यह चीन, भूटान और बांग्लादेश यानी कि 3 देश के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। तो 3 देश से साझा नहीं करता, यह असम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मेघालय का पठार इनमें से किसका अंश है, किसका भाग है? तो ये है दक्षिण प्रायद्वीप पठार का। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये जनजाति है जारवा जनजाति, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। जारवा हो जाएगा। निम्नलिखित झीलों एवं संबंधित राज्य का कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें से नहीं जो है ये रूपकुंड हो जाएगा। रूपकुंड जो है पंजाब में नहीं उत्तराखंड में है। बाकी पुलिकट तमिलनाडु में भी है और आंध्र प्रदेश में भी है, तो तमिलनाडु ऑलरेडी दिया गया है तो ये करेक्ट हो जाएगा। अष्टमुदी केरल करेक्ट हो जाएगा, सूरजकुंड हरियाणा करेक्ट हो जाएगा। रूपकुंड उत्तराखंड में है, ठीक है। चलिए तो ये सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिए लेटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किन राज्यों में नहीं पाई जाती है? तो देखिए लेटराइट मिट्टी पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, दक्षिण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, झारखंड, असम, मेघालय इन सब में पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में ही नहीं पाई जाती है, ठीक है। चलिए कौन सी नदी घाटी परियोजना मात्र एक ही राज्य में है? तो देखिए ये हो जाएगा आपका ये शरावती परियोजना, जो कि कहाँ है? शरावती जो है ये कर्नाटक में है, ठीक है। ध्यान रखेंगे शरावती परियोजना जो है ये कर्नाटक में है, और हीराकुंड परियोजना जो कि उड़ीसा में, एक ही राज्य में है। चंबल घाटी परियोजना ये राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों इससे लाभान्वित होता है, ठीक है। और मयूराक्षी परियोजना से झारखंड और पश्चिम बंगाल 2 राज्य लाभान्वित होते हैं। तो नहीं एक ही राज्य पूछा गया तो शरावती हो जाएगा और हीराकुंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में बिहार में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं? 2 बैंक हैं, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दूसरा दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इनमें से कौन सा सागर हिंद महासागर में स्थित है? तो ये हो जाएगा तिमोर सागर, ठीक है, तिमोर सागर। देखिए कोरल सागर जो है दक्षिण चीन सागर है जो है, और फिलीपींस सागर जो है ये प्रशांत महासागर में है। तिमोर सागर जो है हिंद महासागर में है। ब्राजील कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो याद रखेंगे 10 देशों के साथ, ठीक है। ये 10 देश कौन से हैं? तो फ्रेंच गुयाना है, कोलंबिया है, बोलीविया है, अर्जेंटीना है, उरुग्वे है, पैरागुआ है, पेरू है, वेनेजुएला है और सूरीनाम है, ठीक है। चलिए पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है?
तो ये कहा जाता है बैकाल झील को। ये विश्व की सबसे गहरी झील है। उसके बाद देखिए भूमध्य सागरीय जलवायु इनमें से किस शहर में नहीं पाई जाता है? नहीं पाया जाता है तो ये न्यूयॉर्क में नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। गंडक नदी निम्न में से किस जिले से होकर के नहीं बहती है? तो गंडक नदी इसमें से देखिए गोपालगंज से बहती है, मुजफ्फरपुर से भी बहती है, सीवान से नहीं बहती है, ये वैशाली से होकर के बहती है। तो सीवान हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। गंडक नदी जो है ये पश्चिम चंपारण से भी, पूर्वी चंपारण से भी, गोपालगंज हो ही गया, मुजफ्फरपुर भी हो गया, सारण एवं वैशाली जिले से होकर के बहते हुए सोनपुर हाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। सबसे अधिक जिले सटा हुआ है इनमें से कौन सा जिला? यानी कि सबसे अधिक जिले से कौन सा जिला सटा हुआ है? तो देखिए इसमें से अगर हम बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा खगड़िया। ठीक है, खगड़िया जो है ये 7 जिलों से सटा हुआ है। ये 7 जिले कौन कौन से हैं? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स सहरसा, मधेपुरा, उंगली पर काउंट कीजिए, सहरसा, मधेपुरा, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, समस्तीपुर एवं दरभंगा। ठीक है, चलिए बाकी जो है यहाँ पर देख सकते हैं दरभंगा जो है ये 6 जिलों से सटा हुआ है, नालंदा जो है फ्रेंड्स, नालंदा भी 6 जिलों से सटा हुआ है, और सहरसा जो है ये 5 जिलों से सटा हुआ है। बिहार का सबसे निम्नतम ऊंचाई वाले पहाड़ी निम्नतम पूछा गया है, तो ये हो जाएगा गया। सबसे ऊंचाई वाला पूछता अधिकतम ऊंचाई वाला तो ये सोमेश्वर की पहाड़ी हो जाता। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ स्थित है? तो ये है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में है। उसके बाद देखिएगा वर्ष 1890 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने भारतीय परिषद संशोधन विधेयक, जिसे होम रूल बिल के नाम से जाना जाता है, किसने प्रस्तुत किया था? तो देखिए फ्रेंड्स इसको प्रस्तुत किसने किया था? तो देखिए चार्ल्स ब्रैडला ने हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष अपना भारतीय परिषद संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था। बम्बई अधिवेशन में पास की गई योजना को होम रूल स्कीम और चार्ल्स ब्रैडला के विधेयक को होम रूल बिल कहा गया। ठीक है, तो होम रूल बिल पूछा गया है तो चार्ल्स ब्रैडला हो जाएगा। उसके बाद देखिए द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो रफीक जकारिया हैं, रफीक जकारिया। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जो भाषण है जनता के बीच कहाँ दिया था? तो इन्होंने 6 फरवरी 1916 को, ठीक है डायरेक्टली आप 1916 याद रखेंगे, 1916 में वाराणसी में स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था। ठीक है, अपना पहला भाषण जनता के बीच, तो ये वाराणसी हो जाएगा। किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो ये कहा था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा निम्नलिखित में से किसने की थी? तो देखिए फ्रेंड्स अगस्त 1932 को, ठीक है अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। मैकडोनाल्ड ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था उस समय, और इस जो पंचायत था इसके अनुसार भारत में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मुस्लिम, बौद्ध, एंग्लो इंडियन, पारसी, दलित आदि के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र का निर्णय लिया गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो ये 22 दिसंबर 1939 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से जब त्यागपत्र दे दिया, इसी दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ कब? 1919 में। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, कई बार मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि अमर नायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज थी? अमर नायक प्रणाली, तो देखिए अमर नायक प्रणाली विजयनगर शासकों की एक नई खोज थी। अमर नायक सैन्य कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा शासित क्षेत्र दिए जाते थे। विजयनगर के शासक स्वयं को राय कहा करते थे। अमर नायक क्षेत्रों में किसानों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर एवं अन्य बकाया राशि एकत्र करते थे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका विजयनगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में सूफियों का आगमन किस शताब्दी में हुआ? तो भारत में सूफियों का जो आगमन है यह 10वीं 11वीं शताब्दी में हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सूफियों का आगमन महमूद गजनवी के आगमन के साथ शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अलवार संत किसको उपासक थे? अलवार और नैनार पूछा जाता है। अलवार जो थे ये विष्णु के थे और नैनार जो थे ये शिव के थे। ठीक है, तो यहाँ पर विष्णु हो जाएगा, अलवार, नैनार शिव के थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पुस्तक हितोपदेश के लेखक कौन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नारायण पंडित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो ये कौन था? टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। और देखिए उस समय उन्होंने व्यापार वाणिज्य और अन्य संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से विभिन्न देशों में दूतावास की स्थापना की थी। आधुनिक यूरोपीय पद्धति पर अपनी सैन्य व्यवस्था को इसने मजबूत किया था। टीपू सुल्तान हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 59 कि किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी? तो ये हो जाएगा भारतीय शासन अधिनियम 1935। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि जागीर संकट के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम जो इतिहासकार थे ये सतीश चंद्र थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। इनके अनुसार मुगल साम्राज्य के विघटन की जड़ें उस समय जो थी मध्ययुगीन अर्थव्यवस्था में मिलती है, जिसमें व्यापार, उद्योग तथा वैज्ञानिक विकास की प्रक्रिया शिथिल पड़ चुकी थी। जागीरदारी प्रथा की नींव अकबर के शासनकाल में पड़ी थी। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए ब्रिटिश संसद में चार्ल्स वुड ने किस वर्ष इंडियन काउंसिल बिल पेश करते हुए निरंकुश सरकार की वकालत की थी? तो इन्होंने 1861 में संसद में इंडियन काउंसिल बिल पेश करते हुए भारत सचिव चार्ल्स वुड ने कहा था कि सारे अनुभव हमें यह बतलाते हैं कि जब एक विजेता जाति दूसरी जाति पर शासन करती है तो एक निरंकुश सरकार ही शासन का सबसे नरम रूप हो सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1861 में। देखिए क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो फ्रेंड्स ये जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद थे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय पत्रकारिता का जनक जो है निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत जो है, जनक जो है, ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी इनको कहा जाता है। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए दांडी यात्रा 1930 में, और उसी समय जो है सविनय आज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। उसके बाद देखिएगा पुस्तक है और लेखक है, ये आपको सुमेलित करना है। तो चलिए एक एक करके मिलान करते हैं। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट हो जाएगा, फ्री हिंदुस्तान तारक नाथ दास, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। तो आप लोग इसको मिला लीजिएगा, 2 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है। 2 3 1 4 देखिए ऑप्शन में 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि वेलेजरी द्वारा शुरू किए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का सही क्रम बताइए। तो देखिए इसमें से अगर हम सही क्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले हैदराबाद हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा बताइए? दूसरे नंबर पर फ्रेंड्स हो जाएगा मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध। तो ये बिल्कुल क्रम से दिया गया है, 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आंग्ल नेपाल युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो ये सुगौली की संधि के तहत। सुगौली की संधि 1816 में हुई थी। ध्यान रखेंगे सुगौली की संधि के तहत। ठीक है। चलिए आंग्ल नेपाल या आंग्ल गोरखा युद्ध भी इसको कहा जाता था। उसके बाद देखिएगा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसका देखिएगा अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कैसे किया गया? तो देखिए अवध का विलय जो है ब्रिटिश साम्राज्य में कुशासन का आरोप लगाकर किया गया था। और उस समय अवध पर किसका शासन था? तो उस समय वाजिद अली शाह का था। ठीक है। तो कुशासन का आरोप लगा करके। तंजौर की बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? देखिए बृहदेश्वर मंदिर को राज राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो राजराज प्रथम ने जो है इसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे चोल शासक राजराज प्रथम चोल शासक था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हिंदू धर्म और इस्लाम शाब्दिक अर्थ में धर्म नहीं है, बल्कि यह 2 पृथक और स्पष्ट सामाजिक अवस्थाएं हैं। हिंदू और मुसलमान कभी एक राष्ट्र के रूप में रह सकते हैं। यह कोरा स्वप्न है। यह कथन किसका है बताइए? तो यह जो स्टेटमेंट है यह किसका है? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है?
तो देखिए इसमें से जो मुगल सम्राट का जो लेख मिलता है ये कौन है, तो इस पर जो है मुगल सम्राट जहांगीर का राज्य तिलक का जो उल्लेख किया गया है, जो उल्लेख है उसी को उत्कीर्ण किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका जहांगीर। उसके बाद देखिएगा कि कन्नौज के पूर्व हर्ष की राजधानी कहाँ थी, तो हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ पर थी, तो थानेश्वर थी। हर्षवर्धन के समय हेनस्वैंग भारत आया था, या पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का शासक था, ठीक है, तो ये हो जाएगा थानेश्वर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नदी के प्राचीन एवं आधुनिक नामों की सूची में कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए फ्रेंड्स ये सभी के सभी जो दिए गए हैं बिल्कुल सुमेलित हैं। देखिए ये प्राचीन नाम है और ये आधुनिक नाम है, ठीक है। तो देखिए कुंभा नदी का काबुल है, पुरुषनी नदी का रावी है, सदा नीरा का नाम अवगंडक है और सतुद्री नदी का नाम अब सतलुज है, तो सभी सुमेलित हैं। तो नहीं पूछा गया तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। भूदान आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था, तो भूदान आंदोलन स्टार्ट किसने किया था, विनोबा भावे ने, ठीक है फ्रेंड्स। विनोबा भावे ने सन 1951 में शुरू किया था इसको। स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था यह भू आंदोलन, ठीक है, भूदान आंदोलन। तो ये राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के जो तेलंगाना क्षेत्र है उसके पुंचमपल्ली में। निम्नलिखित को घटनाक्रम को सबसे पहले शुरू करके कालक्रम अनुसार सजाएं। देखिए इसमें से अगर हम बात करते हैं तो देखिए गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 में, कंपनी का उत्तरी सरकार पर कब्जा जो है ये आपका क्या हो जाएगा 1766 में। मीर कासिम का बंगाल बिहार से पलायन जो है ये आपका हो जाएगा 1763 में, ठीक है, 1763 में, 1763 इसको बना लीजिएगा। और अहमद शाह अब्दाली का जो आक्रमण था ये 1748 हो जाएगा। तो अभी ये क्रम हो जाएगा आपका 1432, 1432 ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पीएम किसान सम्मान योजना का वित्त पोषण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, तो फ्रेंड्स देखिए ये 100% जो है केंद्र सरकार के द्वारा इसका वित्त पोषण किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से सेबी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, सभी कथन को ध्यान से पढ़िए फिर इसका आंसर आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले आप सेबी का फुल फॉर्म जान लीजिए। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी, सही है। 30 जनवरी 1992 को इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, ये भी सही है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और यह शेयर बाजार को नियंत्रित और विनियमित करने वाली संस्था है, ये संस्था बना लीजिएगा। तो ये भी सही दिया गया, तो 1 2 3 4 सभी सही हैं। भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ कब से माना जाता है, तो देखिए ये माना जाता है 1936 से, ठीक है, 1936 से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मद राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं होता है, तो राजस्व प्राप्ति वह होता है जिसमें सरकार पर न कोई भार पड़ता है और न ही संपत्ति का नुकसान होता है, जबकि सरकार द्वारा लिया गया ऋण पूंजीगत प्राप्ति है, क्योंकि पूंजीगत प्राप्ति से या तो सरकार पर भार यानी कि देयता बढ़ती है या संपत्ति का नुकसान होता है। तो सरकार द्वारा लिया गया ये ऋण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेडिंग पोर्टल ई नाम का टैगलाइन क्या है, ठीक है बताइए। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है, ई नाम का नेशनल, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो इसका जो फुल फॉर्म मैंने बता दिया और इसका टैगलाइन है उत्तम फसल उत्तम इनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एंट्री पोर्ट व्यापार से क्या तात्पर्य है, जिसका तात्पर्य निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा रिपोर्ट जो है विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता है, तो देखिए इसमें से सभी के सभी रिपोर्ट जो हैं ये विश्व बैंक के द्वारा ही प्रकाशित किए जाते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त विश्व विकास रिपोर्ट, उसके बाद कमोडिटी मार्केट आउटलुक जो है यह भी विश्व बैंक के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। कौन सा रिपोर्ट और है, विश्व विकास रिपोर्ट और कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। उसके बाद देखिए वाणिज्यिक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो एक एक करके सभी कथन को हम पढ़ेंगे। और देखिए इसमें से सही कथन जो है ये वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार को ध्यान में रख करके किया जाता है, पहला स्टेटमेंट सही है। उसके बाद दूसरा भी जो है सही दिया गया है, ठीक है। तो ये दोनों सही हैं, तो एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। तीनों देख लीजिए, तीसरा गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। तो 1 और 2 सही दिया गया, तो 1 और 2 हो जाएगा।
उसके बाद देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो वर्तमान मूल्य पर है 50,735 रुपया। वहीं अगर आपसे स्थिर मूल्य पर पूछा जाता तो 34,413 रुपया हो जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। विकासशील देशों में निजी उद्योगों के निवेश के लिए विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था पूंजी उपलब्ध कराती है। तो यह कराती है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना 1956 में हुई थी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। बीमा संशोधन विधेयक 2021 पारित कर भारतीय संसद ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई को कितना प्रतिशत कर दिया है। तो अब ये कर दिया गया है 49% से 74%, ठीक है। 49 से अब कितना कर दिया गया, 74% कर दिया गया है। बजट 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी योजना कोर में शामिल है। तो ये सभी योजनाएं हैं, ठीक है। ये सभी योजनाएं जो दिख रहे हैं ये सभी योजनाएं हैं। तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक बजट बनाने का अधिकार प्रदान करता है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 265 में जो है, ध्यान रखेंगे, इसमें उल्लेख किया गया है कि नए कर कानूनी प्रावधान के बिना नहीं लगाया जा सकता है। और अनुच्छेद 266 में संसदीय अनुमति के बिना व्यय पर रोक का प्रावधान है। 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किसे समर्पित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये समर्पित किया गया है किसको, बताइए। तो ये किया गया है कोरोना को, जो वॉरियर्स हैं, कोरोना योद्धा को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अच्छा, इसका अगर आपसे विषय पूछा जाए आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का, तो सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स है, ठीक है। सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा संविधान को अपनाया गया था, ठीक है। चलिए 26 नवंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा में के सदस्यों को तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार कहाँ से लिया गया है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 में, ठीक है फ्रेंड्स। और इसे लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32, ठीक है, और अनुच्छेद 226 के तहत जारी होने वाले रीट निम्नलिखित में से कौन से हैं। देखिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी करते हैं, ठीक है। और ये रीट कौन कौन सा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षालेख है। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अधिकार परीक्षालेख भी आपने साथ ही में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो कुल संख्या 15 थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर इसका। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास विकल्प है। तो देखिए राष्ट्रपति के पास जो विकल्प है वो क्या है। तो उसके पास जो विकल्प है वह विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, और वह राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक धन विधेयक को छोड़ करके राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए लौटा दे, ठीक है। तो 1, 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1, 2 और 3 हो जाएगा, 1, 2 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकृत किया था। तो ये क्या था, अगस्त प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा के गठन की मांग की, और इस मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा सिद्धांततः स्वीकार कर लिया गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। इसने कहा था कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। तो ये कहा था केसी वियर ने, ठीक है, केसी वियर ने। तो केसी वियर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में अंतर्लिखित क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो प्रस्तावना में सबसे पहले सामाजिक, फिर आर्थिक, फिर राजनीतिक न्याय, और इसके बाद जो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, फिर तत्पश्चात उसमें जो है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, और अंत में बंधुता जो है बढ़ाने की बात शामिल है। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका हो जाएगा इसमें, यह हो जाएगा आपका न्याय, उसके बाद आपका हो जाएगा स्वतंत्रता, उसके बाद हो जाएगा समता, और फिर बंधुत्व। ठीक है, तो 1 2 3 4 यानी कि 4 2 1 3। ठीक है, 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर सी में है। 4 2 1 3 नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वर्तमान में भारत की संसद में बिहार के प्रतिनिधियों की कुल संख्या। तो बिहार में लोकसभा की 40 है और राज्यसभा की 16 है। तो लोकसभा और राज्यसभा 40 और 16 56 हो जाएगा। दोनों को जोड़ करके पूछा गया। भारत की संसद लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, भारत के महान न्यायवादी के संबंध में गलत कथन का चयन करें। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, सही है। संविधान में पारिश्रमिक तय है, ये गलत दिया गया। संविधान में इसका पारिश्रमिक जो है यह तय नहीं है। ठीक है, देखिए संविधान में जो है अटॉर्नी जनरल का पारिश्रमिक तय नहीं किया गया है, उससे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक मिलता है। ठीक है, और अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल का भी संविधान में निश्चित कोई वहाँ पर नहीं बताया गया है। तो ये गलत हो जाएगा, फिर ये सही हो जाएगा। और देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। ठीक है, विधि अधिकारी होता है। तो उपरोक्त में से गलत कथन पूछा गया है, तो गलत कथन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कौन सा जो राज्य है सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है। तो देखिए यह राज्य जो है असम है। ठीक है, असम जो है फ्रेंड्स यह कितने राज्यों से घिरा हुआ, तो असम जो है यह 7 राज्यों से घिरा हुआ है। इस 7 राज्यों का नाम मैं बता देता हूँ, उंगली पर काउंट कीजिए। पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद छत्तीसगढ़ जो है यह 6 राज्यों से। ठीक है, उसके बाद तेलंगाना जो है, हाँ यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश आपका हो जाएगा 5 राज्यों से, और तेलंगाना भी 5 राज्यों से घिरा हुआ है। इनमें से कौन सा वृक्ष या पेड़ सबसे अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका इसमें से देवदार। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में रबड़, तंबाकू और कॉफी तीनों प्रचुर मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं। तो ये राज्य कौन सा है, ये राज्य कर्नाटक है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पटना से चेन्नई जाने के क्रम में बीच के राज्यों को चिन्हित करें, इनमें से कौन सा विकल्प गलत है, बताइए। तो पटना से चेन्नई जाने के लिए न्यूनतम 3 राज्यों को पार करना पड़ेगा, और ये है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, या फिर झारखंड जाइए, फिर उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है और सी में दिख रहा है। ठीक है, बाकी ये 2 जो हैं ये गलत दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र एवं उनकी अवस्थिति का विकल्प सही नहीं है। तो देखिए इसमें से कोटा राजस्थान, रावत भाटा, ठीक है रावत भाटा ये राजस्थान सही है। तारापुर महाराष्ट्र सही है। काकरापार कर्नाटक में नहीं, गुजरात में है। नरौरा जो है उत्तर प्रदेश, नरौरा, ठीक है नरौरा जो है ये उत्तर प्रदेश में है, ये सही दिया गया है। तो काकरापार गुजरात में है, ये सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही मिलान नहीं दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है। तो इसमें से प्राकृतिक बंदरगाह जो है ये कौन सा नहीं है, चेन्नई जो है यह सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, चेन्नई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता है, नहीं पूछा गया है। तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कोलाइडी विलयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, तो इसको कहा जाता है हर्पिटोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑर्थिनोलॉजी के जो है ऑर्निथोलॉजी, इसके अंतर्गत जो है और ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत जो है फ्रेंड्स इसमें जो है किसका अध्ययन किया जाता है बताइए, तो ये किया जाता है पक्षियों का। उसके बाद इक्थियोलॉजी के अंतर्गत जो है मछलियों का अध्ययन किया जाता है, और कॉन्कोलॉजी के अंतर्गत जो मोलास्का संघ है उनका अध्ययन किया जाता है। कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है, तो फ्रेंड्स ये होती है किसकी, ये जल की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने
अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है? तो ये हो जाएगा आपका किसके द्वारा? फम्फूद से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज जो है सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ध्यान रखेंगे पेनिसिलिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक दवा है जो संक्रमण के खिलाफ प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? तो केसर जो है ये वर्तिकाग्र या वर्तिका से प्राप्त किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव के द्वारा। डॉपलर प्रभाव के द्वारा किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉपलर प्रभाव, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा यंत्र किसी भी वस्तु या द्रव की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो देखिए टैकोमीटर जो है इसके द्वारा वायुयान तथा मोटर नावों की गति मापा जाता है। रडार जो है दूर से आने वाली वाहनों की गति तथा दिशा को ज्ञात करने वाला उपकरण है। स्पीडोमीटर जो है या गतिमान वाहनों की गति की मापन करने का यंत्र है। और वेंचुरीमीटर जो है या किसी द्रव के प्रवाह की गति को मापने वाला उपकरण है। तो सभी जो है ये गति माप सकते हैं। तो 1 2 3 4 राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के बाहर की लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो जनरली ये 7% होती है, तो 7 से 8% हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा प्रेरकत्व का मात्रा क्या है, यानी कि इंडक्टेंस का मात्रा क्या है, ठीक है। इंडक्टेंस का मात्रा क्या है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा हेनरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे हेनरी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि गैस से ठोस में बदलना क्या कहलाता है? तो ये द्रवण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि साधारण कांच निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो साधारण कांच सिलिका का यानी कि Si2 का, उसके बाद सोडियम सिलिकेट का, ठीक है, और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। तो सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट, तो एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? सर्वाधिक विद्युत धनात्मक फ्रांसियम है। और सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक जो है ये फ्लोरीन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था आइंस्टीन ने, ठीक है। किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था। प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत है इसका अनुसार किसी वस्तु से प्रकाश और ऊष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होता, बल्कि असतत रूप से छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, बंडल के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटम कहा जाता है। तो ये आइंस्टीन हो जाएगा। निकिल कैडमियम बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में होता है? तो देखिए निकिल कैडमियम बैटरी का प्रयोग जो है रिचार्जेबल बैटरी में होता है। और रिचार्जेबल बैटरी का उपयोग कैलकुलेटर में भी होता है, कार्डलेस मोबाइल में भी होता है, मोबाइल फ़ोन इस सब में होता है। तो एक से अधिक राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, सभी में होता है। देखिए किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा स्केल उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका नाम है पीएच स्केल। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसकी खोज सोरेनसन ने किया था। पीएच स्केल का जो है आपको पता होगा कि 7 से अधिक जो होता है वो क्षारीय होता है, और 7 से कम जो होता है वो अम्लीय होता है, और 7 जो होता है वो उदासीन विलयन होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। और 0 से 14 इसका रेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी तत्व को पीट कर पतली चादर बनाया जाता है, वह तत्व कौन सा होगा? तो सीधी सी बात है, धातु को जो है, धातु जो होती है ये आघातवर्ध होती है, तन्य होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र में प्रोटॉन की गति की दिशा के अभिलंबवत दिशा में बल लगता है, जिसके कारण वेग और संवेग में परिवर्तन हो जाता है। वेग और संवेग में द्रव्यमान जो है ये बिल्कुल जो है अपरिवर्तनशील होता है, ठीक है। तो चलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1 से अधिक हो जाएगा। जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं तो जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित होता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है कौन सा ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। चलिए ध्वनि तरंगे गति करती है, तो ध्वनि तरंगे जो है लंबवत गमन करती है, लंबवत हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा एक लड़की झूले पर बैठे स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल कितना होगा? तो देखिए आपको पता होगा जो टाइम पीरियड है, आवर्तकाल है, ये होता है 2π√L/g होता है। अब कहा गया है कि वो खड़ी हो जाती है, तो खड़े होने पर उसका जो है गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा।
बिंदु से दूरी कम हो जाएगी, जिससे कि दोलन का आवर्तकाल कम हो जाएगा। ये ज़्यादा हो जाएगा तो ये आवर्तकाल भी ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब वो धीरे धीरे से दोलन करने लगेगा। आवर्तकाल ज़्यादा मतलब धीरे धीरे दोलन करेगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति एवं दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय ना हो। तो यह कौन सा नियम है? तो यह जड़त्व का नियम, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यह न्यूटन की गति का प्रथम नियम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायोड एवं ट्रांजिस्टर के टर्मिनल छोर होते हैं क्रमशः। तो डायोड में जो है, डायोड में दो टर्मिनल होता है, एक धनात्मक होता है यानी कि पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है। और ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल होता है, एक एमीटर होता है, ठीक है, एक एमीटर होता है, एक होता है आपका बेस होता है और एक होता है कलेक्टर, ठीक है, कलेक्टर होता है। तो तीन होता है ट्रांजिस्टर में, तो दो और तीन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि उत्प्लवनता किस पर निर्भर करती है? तो ये विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाप अंगार गैस जिसको कि वाटर गैस कहा जाता है, किसका मिश्रण होता है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और देखिए प्रोड्यूसर गैस यानी कि वायु अंगार गैस कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को। उसके बाद देखिएगा ओवरी यानी कि अंडाशय से हार्मोन स्रावित होते हैं। तो अंडाशय से स्रावित होने वाला हार्मोन जो है ये कौन सा है? तो प्रोजेस्टेरोन है, रिलैक्सिन है और एस्ट्रोमिन है। तो देखिए इसमें से जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए प्रोजेस्टेरिन है और एस्ट्रोजिन है। उसके बाद देखिएगा प्रोजेस्टेरोन है और रिलैक्सिन भी है, ठीक है। उसके बाद देखिए रिलैक्सिन और टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा, ये पुरुष से स्रावित होता है, ये भी नहीं होगा। तो देखिए ये और बी हो जाएगा, एक से अधिक राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से ऐसे प्राणी की पहचान कीजिए जिसमें रक्त नहीं होता है लेकिन वह श्वसन करता है। तो वह है आपका कौन सा? यह है हाइड्रा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मध्य रात्रि में ध्वनि का वेग का सही क्रम बढ़ते क्रम में आपको बताना है। तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, फिर जलवाष्प, उसके बाद आयरन और फिर एल्युमिनियम में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव आंखें किस तरंग की प्रकाश में सबसे सहूलियत अनुभव करता है? तो ये करता है 5500 एंगस्ट्रॉन में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश गमन करता है। तो देखिए ये होता है डायमंड से कांच में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? बताइए इसमें अम्ल वर्षा में सबसे ज़्यादा जो है ये किसकी मात्रा होती है? तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अपना स्कोर भी आप लोग बता के जाइएगा कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसमें से ए बी और सी सत्य दिया गया है, डी जो है ये गलत दिया गया, ठीक है। बाकी ए बी और सी सत्य कथन है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक राइट आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से शरीर का समन्वय प्रणाली कौन सी है? तो यह है तंत्रिका व अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 41 से लेकर के 150 तक में मैथ के क्वेश्चन हैं, इनका फटाफट मैं आंसर आपको बता देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। काफ़ी मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए, तो एक लाइक तो आप ज़रूर कीजिएगा। एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। आपको लगता है कि एक लाइक करने से क्या होगा, लेकिन आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है, ठीक है। चलिए 144 नंबर देखिएगा। 144 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9:5 हो जाएगा। 145 का देख लीजिएगा, ये हो जाएगा 930 रुपये। 146 का देख लीजिएगा, ये 1500 हो जाएगा। 147 का जो है ये हो जाएगा आपका 330 मीटर। 148 का जो है ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री। इसका पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल ऑलरेडी करवा रहा हूँ टेलीग्राम पर। सक्सेस केंद्रा के नाम से हमारा टेलीग्राम है, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ठीक है। 20,000 सब्सक्राइबर है, वहाँ पर आपको जुड़ना है। और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।